सर कर दीजिए स्टार्ट। चलो, गुड इवनिंग बच्चों। अब आ रही है। हम लोग डिस्कस कर रहे थे थर्ड केस, व्हेन चार्ज पार्टिकल हैज एंटर्ड द मैग्नेटिक फील्ड एट सम एंगल। अपना जो डिस्कशन चल रहा था वो केस 3 पे चल रहा है। इस चीज का केस 3 है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज पार्टिकल के मोशन जो मैग्नेटिक फील्ड में है वो कैसे होगा। तो इसमें दो केस देखे, जब 0 और 180 डिग्री है तो स्ट्रेट लाइन, जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल 90 डिग्री है तो मोशन जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर। और सर्कुलर मोशन का जो प्लेन है वह मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। अब हम लोग थर्ड केस देख रहे हैं। इस थर्ड केस में पार्टिकल के पास वेलोसिटी जो है वह मैग्नेटिक फील्ड से किसी एंगल पे, तो ये एंगल हो गया वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में थीटा। तो यहाँ पर हम लोग इस थर्ड केस को प्रीवियस दो केस में स्प्लिट कर सकते हैं। कैसे? हम लोग इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट ले लेंगे, एक मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल और एक मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। तो अगर इस वेलोसिटी को देखें जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, तो ये पैरेलल कंपोनेंट, मतलब ये सिचुएशन हो जाएगा व्हेन एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 0 फॉर वी पैरेलल। और आप देख चुके हैं फर्स्ट केस में कि जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल जो है 0 है तो मोशन स्ट्रेट लाइन है। तो इस पैरेलल कंपोनेंट के कारण चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन में जाना चाहता है। दूसरी वेलोसिटी की कंपोनेंट v परपेंडिकुलर, तो यह जो कंपोनेंट है v परपेंडिकुलर, यह मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री पर है। और जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल 90 डिग्री का हो तो चार्ज पार्टिकल का जो मोशन होगा वो यूनिफॉर्म सर्कुलर होगा। और सर्कुलर मोशन का जो प्लेन होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। तो इस एग्जांपल में मैग्नेटिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है, तो सर्कुलर मोशन का जो प्लेन होगा वो वाईजेड प्लेन होना चाहिए। इस v परपेंडिकुलर के कारण चार्ज पार्टिकल एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चलता है जिसका प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। और इस v पैरेलल के कारण चार्ज पार्टिकल केस की तरह यूनिफॉर्म मोशन में चलता है पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। तो ये दोनों मोशन जो है एक साथ परस्यू हो रहे हैं, इसलिए चार्ज पार्टिकल एक हेलिकल पाथ में चलना शुरू होता है इस तरह से, और इस पाथ को हम लोग हेलिक्स कहते हैं। आई होप ये समझ आ गया होगा। यहाँ तक चीजें हम लोग कैलकुलेट कर लिए थे, रेडियस निकाल लिए थे, टाइम पीरियड निकाल लिए थे, और आप इसमें एक आध चीज और कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, टाइम पे पिच, तो एक टर्म यहाँ पर आता है पिच, उस चीज को देख लीजिए। तो हम लोग यहाँ पर एक नया टर्म बनाएंगे पिच। पिच क्या है? द लीनियर डिस्टेंस, the linear distance moved by charge particle, the linear distance moved by charge particle parallel to magnetic field is pitch. पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड अगर ये चलते हैं तो इसे ही हम लोग पिच कहते हैं। पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड एक चीज इसमें और जोड़नी होगी, इन वन टाइम पीरियड, इन वन टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड में जो ये लीनियर दूरी तय करते हैं इज पिच। तो पिच के लिए सिंबल हम लोग पी यूज कर लेंगे, यहाँ पर दिखाया गया है। ये पिच बराबर आ जाएगा v पैरेलल इनटू t। अब इस v पैरेलल को हम लोग लिख सकते हैं v cos थीटा, और t की वैल्यू 2 पाई m बाई क्यू।
So this is our pitch. आई होप समझ आ गया होगा सभी बच्चों को। जल्दी से कॉपी कर लीजिए इसे, तो एक अपना डिस्कशन पिच का कंप्लीट हो जाता है। एक दो बात यहाँ पर हम लोग नोट करेंगे। पहला पॉइंट, प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन। प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन इज नॉर्मल टू मैग्नेटिक फील्ड। जो भी सर्कुलर मोशन का प्लेन है वह मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, हमेशा याद रखें। दूसरा पॉइंट जो यहाँ पर आता है वो भी बड़ा अच्छा है, एक्सिस ऑफ हेलिक्स इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। एक्सिस ऑफ हेलिक्स इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। जो भी मैग्नेटिक फील्ड की एक्सिस होगी वह हमेशा पैरेलल होगी मैग्नेटिक फील्ड। Particle moving in helical path, ये जो हेलिकल पाथ है इसमें पार्टिकल मूविंग इन हेलिकल पाथ passes the straight line passing through the starting point after every pitch। हर एक पिच के बाद ये जो स्ट्रेट लाइन इस स्टार्टिंग पॉइंट से पास कर रहा है इसको आके टच करें। ये 3 पॉइंट इसके बारे में लिखना अनिवार्य है। तो इसी चीज पर हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे अभी, फिर क्लियरिटी बढ़ जाएगी। जैसे ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, समझ गए? ये वाला पॉइंट जो है ये स्टार्टिंग, हाँ ठीक है। 3 पॉइंट रीड कर दें। पार्टिकल मूविंग इन हेलिकल पाथ टचेस द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू स्टार्टिंग पॉइंट। एक स्ट्रेट लाइन है ये वाली जो स्टार्टिंग पॉइंट से पास कर रही है और मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। इस स्टार्टिंग पॉइंट पे बार बार ये जो पार्टिकल आके टच करेगा और एक पिच के बाद आके टच करेगा। ओके, फॉन्ट साइज बढ़ा दें। तो कॉपी कर लिए सभी बच्चे।
इस पर एक क्वेश्चन बना लिया जाए तो इसमें भी क्लियरिटी आ जाएगा। एक बार फिर से सुन लीजिए, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। मानते हैं इस बात कि हाँ भाई मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड डिस्कस किया जाए। इसमें 3 केस आपके पास में है। पहला, जब अब मोशन किस बात से अफेक्टेड होता है, तो जवाब दिया गया थीटा। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक। पहला एग्जांपल लिए, थीटा की वैल्यू 0 और 180, मोशन स्ट्रेट लाइन, मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगा पाए। दूसरा केस आप क्या लेते हैं जिसमें थीटा की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री। इस बार मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम लगा और इस मैक्सिमम फोर्स के कारण चार्ज पार्टिकल जो है एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चला, जिसका के प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। समझ गए इस बात? थर्ड केस जो है इसमें कहता है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में कोई एंगल है थीटा। तो इस वेलोसिटी के हमने 2 कंपोनेंट ले ली, एक पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड और एक परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक। अब पैरेलल के अगर सिर्फ पैरेलल कंपोनेंट होता है तो ये फर्स्ट केस होता है, इसके कारण कोई फोर्स नहीं लगता, सीधा चला जाता। हम कह दिए कि ये पैरेलल कंपोनेंट के कारण लीनियर मोशन। अगर सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाता, एक ऐसे प्लेन में जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो। मानते हो कि नहीं होती? यहाँ पर इसके पास ये दोनों चीज है। दोनों चीज होने की वजह से इसके जो मोशन है लीनियर मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का कॉम्बिनेशन, मतलब पार्टिकल अपने जगह पर घूमते घूमते आगे भी बढ़ रहे, जैसे स्प्रिंग होता है। समझे? बाइक में देखे होंगे शॉकर लगा रहता है, तो दोनों शॉकर के बीच में दूरी फिक्स होती है, उसे आप पिच कह सकते। बाइक तो देखे होंगे सभी लोग, उसमें एक स्प्रिंग जैसी चीज लगी रहती है कि नहीं, हैंडल के नीचे पहिए के पास लगा रहता है, तो गोल स्प्रिंग जैसे घुमा रहता है। तो वो जो पाथ बन करके आता है उसे ही हेलिक्स कहते हैं। और एक लाइन अगर पास करे उससे, तो उसे को हर एक इक्वल दूरी पर आकर टच करेगा, तो दैट इज कॉल्ड पिच। वही बात यहाँ पर लिखी। आई होप समझ गए होंगे। बोलिए हाँ या ना। तो एक क्वेश्चन बनाते हैं इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, आ जाते हैं। तो थर्ड केस जो है पहले दोनों केसेस का ही कॉम्बिनेशन है, कोई नई बात इसमें नहीं है। थर्ड केस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट 2 केसेस। आपके सीआरपी में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। चाहिए तो इसे देख लीजिए। कहता है एन इलेक्ट्रॉन गन emit इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी 2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है भाई? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ये आपके पास एक फिगर बना के दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन गन हो गया, ये एक्स डायरेक्शन है, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है, इसकी वेलोसिटी इधर। लेकिन यहाँ पर एक स्पॉट है और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में कुछ एंगल हो गया। और आपको ऐसे ही मोशन चाहिए जिसमें वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में कुछ एंगल हो। द इलेक्ट्रॉन आर रिक्वायर्ड टू हिट द स्पॉट एस, और ये स्टार्टिंग पॉइंट जी है गन का। जी से एस के बीच में दूरी दी हुई है, दिस इज 0.1 मीटर, और इससे जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं एस को जाके हिट करने चाहिए। लाइन जीएस मेक एन एंगल 60 डिग्री, ये थीटा ये दिया हुआ 60 डिग्री, this theta is 60 degree. With x-axis as shown in figure, a uniform magnetic field V
parallel to GS exist in a region outside the electron gun. Find the minimum value of capital B needed to make the electron hit S. इलेक्ट्रॉन जो है वो जाके S को हिट करना, यही बात है। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो डायरेक्शन हो गया, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन, और इसके पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में, ब्लैक लाइन से मैग्नेटिक फील्ड। फिर वेलोसिटी के दो कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, एक पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड और एक परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक। पैरेलल कंपोनेंट के कारण इस मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल स्ट्रेट लाइन में जाने का कोशिश करें, परपेंडिकुलर कंपोनेंट के कारण ये परपेंडिकुलर, वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक चार्ज पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पर निगेटिव है तो फोर्स इधर लगे, और ये पार्टिकल इस तरह से सर्कुलर पाथ में घूमेगा। तो नतीजा ये होगा, इसका जो मोशन होगा इट विल बी लाइक दिस। अब एस को जाके ये हिट कर जाए, तो आप कह सकते हैं कि यहां से यहां तक की जो दूरी है वह एक पिच है। इस बात से ये चीज क्लियरली समझ में आती है, ये जो जीएस की वैल्यू है that will be equal to NP, where N is number, कोई एक रियल नंबर, और P जो है वो पिच हो गया। तो यहाँ अपने को कैलकुलेट करना है भाई मिनिमम वैल्यू ऑफ B, B की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए। कोई बात नहीं, हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे B की मिनिमम वैल्यू। GS अपने को मालूम है, पिच की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, B cos 60 into 2 pi m by EB। अब B अपने को चाहिए, 2 pi यहाँ पर आ जाएगा 2 pi n m v by E into GS। बात अगर cos 60 की करें तो ये 1/2 ये कट जाएगा। mv को आप लिख सकते हैं, मोमेंटम है, P इज मोमेंटम mv। काइनेटिक एनर्जी बराबर जानते हैं आप, P²/2। यहां से P निकल के आ जाता है √2। कल भी हम लोग किए थे, तो यहाँ पर अपने को 10 पाई ये आपका एक्सप्रेशन निकल गया। बी मिनिमम चाहिए, उसके लिए एन की वैल्यू 1 हो जाएगी। बी टू बी मिनिमम, बी मिनिमम हो, एन की वैल्यू 1 हो जानी चाहिए। यहाँ पर वैल्यू रख के सिंप्लीफाई कर, ये पाई √1, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10 to the power -31, और काइनेटिक एनर्जी क्या दी हुई है इसको देखिए, 2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी को सिंप्लीफाई करेंगे हम, अगर सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो बी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। सवाल है क्या निकल के आएगी, तो सिंप्लीफाई करने पर इट विल बी 4.7 into 10 to the power -3 डेसिमल। आप कैसे लिख दिए, यूजिंग कैलकुलेटर आप लिख सकते हो।
क्वेश्चन समझ आ गया सभी को? चलिए, अगर लिख तो नहीं पाए होंगे अभी, लिख लीजिए, आगे बात करूंगा फिर। तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के कारण यही 3 सिचुएशन हो सकता है कि वेलोसिटी जो है बेटा वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाए, दूसरे केस में वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाए, तीसरे केस में ये हो सकता है कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कुछ एंगल हो। दिस कैन बी 3 डिफरेंट सिनेरियो, ये 3 अलग अलग सिनेरियो हो। तो यदि लिखा गया हो तो आगे बढ़े हम लोग। ओके, कोई बात नहीं। चलिए, कुछ बच्चे लिख लिए, अभी सभी लोग लिख लिए हो तो आगे बढ़ो, अगर कोई बच गया है तो बताइए। ये डायग्राम तो मिटा ही सकते हैं। बच्चे अभी लोग एक आध मिनट रुक जाइए, कुछ बच्चे बचे होंगे। लिख लिए सभी लोग? बोलिए हाँ या ना। चलिए, अब मैं मिटा रहा हूँ, ये डायग्राम तो मिटा ही सकते हैं। अब एक बार फिर से देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स क्यों लगाता है। बताए कि मूविंग चार्ज एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे जो पहले से एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और इसी इंटरेक्शन के कारण उसमें मैग्नेटिक फोर्स। दूसरी चीज, जो चार्ज रेस्ट पे है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और मोशन में भी है तो भी वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होता है, या नहीं कि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो। अब यदि स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड हो, जो कि होती है, अब जान रहे हैं कि लाइट आ रही है तो पूरे स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड तो दोनों है। तो अब थोड़ा सा रियलिस्टिक सिचुएशन पर आते हैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी दोनों है, तो दोनों अपने अपने इफेक्ट के कारण चार्ज पार्टिकल पर फोर्स एक्सर्ट करेंगे ना। इसी फोर्स को हम लोग अभी पढ़ेंगे, और इसको कहते हैं मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स। अगर एक चार्ज पार्टिकल मोशन में है, उसके ऊपर एक नहीं 2 फोर्स लगेगा। पहला फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, और दूसरा फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड के कारण। इन दोनों को वेक्टर सम कर दिया जाए तो एक फोर्स बना जिसका नाम लोरेंज फोर्स। बात करते हैं। अभी अपना अगला हेडिंग होगा व्हेन बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर प्रेजेंट। यहाँ पर बड़ा सिंपल सा बात आएगा, इन प्रेजेंस ऑफ both electric field and magnetic field,
the moving charge will experience force ड्यू टू बोथ फील्ड, दोनों ही फील्ड के कारण वो फोर्स फील करेगा। The moving charge will experience force due to both field. Which is given by ये फोर्स लगना चाहिए। इसे ही हम लोग मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स करते हैं। कॉपी हो गया तो आगे बढ़ो। अब इसमें पहला केस देख लेते हैं। दोनों फील्ड है, इलेक्ट्रिक भी और मैग्नेटिक भी। उसके बाद भी चार्ज पार्टिकल अनडेविएटेड निकल सकता है, और यदि निकल सकता है उसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? मेरे हिसाब से सिर्फ एक कंडीशन अब है कि वेलोसिटी और फोर्स के बीच में एंगल 0, अनडेविएटेड निकल जाए। क्या कंडीशन बताए अनडेविएटेड निकलने के लिए? वेलोसिटी और फोर्स के बीच में एंगल 0। यदि चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी और फोर्स के बीच में एंगल 0 है तो अनडेविएटेड निकल जाएगा। 180 होने पर भी एक बार आके यू टर्न मारना होता है। यहाँ पर एक सवाल आया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा चार्ज के कारण है? तो इसमें ये मान के चल रहे हैं कि स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो वो कौन से चार्ज के कारण? जितने भी यूनिवर्स में चार्ज हैं सभी के कारण होती है। अगर कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन क्रिएट करते हैं तो एक अलग सी बात है। यह इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज क्यू के कारण तो नहीं, सराउंडिंग में जो चार्जेस हैं उन्हीं के कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और सराउंडिंग के कारण ही ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो क्वेश्चन में ऐसा कर सकता है कि सराउंडिंग सिचुएशन डिफाइन करके इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड देने की कोशिश करी जाती है। This electric field is not because of this charge, and this magnetic field is also not because of this charge. पढ़े तो होंगे, पहले से एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें एक चार्ज रखे तो जो पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फोर्स लगाती है। ये पहले से स्पेस में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द सराउंडिंग ऑफ फोर्स, पहले से स्पेस में कोई मैग्नेटिक फील्ड है बाय द सराउंडिंग ऑफ फोर्स। ऐसे नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी अगर देखते हैं तो लाइट अगर किसी स्पेस से जा रही है तो ये इस बात का कंफर्मेशन है कि उस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है, तभी उससे लाइट जा रही है। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, आप पढ़े होंगे। उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की, एक मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर तो मैग्नेटिक फील्ड इधर, जब मैग्नेटिक फील्ड इधर तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना।
बोल नहीं रहे। हाँ, क्यू के कारण जो फील्ड निकलेगी वो क्यू पे फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगी, उसी तरह से क्यू के कारण जो बी प्रोड्यूस होगी वो क्यू पे फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगी। इंटरैक्ट करने के लिए कम से कम दूसरा कोई होना चाहिए। आप इंटरैक्ट करोगे मतलब आप झगड़ोगे, तो झगड़ने के लिए सामने कोई हो तो, है ना, अपने आप से झगड़ोगे, वाह भाई ऐसा संभव नहीं, है ना। तो चले हम लोग बात करें, ये बात यहाँ पर क्लियर हो गई। ये क्वेश्चन आया तभी इतना मैं डिस्कस किया हूँ, तो मैं मान के चल रहा था इतना तो आप समझ रहे हो। एनीवे, जो भी नहीं समझ रहे थे, जिनका ये क्वेश्चन था, उनको ये बात तो क्लियर हो गई होगी। अब चले हम लोग आगे बढ़े। ये सिचुएशन यहाँ तक अपनी पहुंच गई, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले सिचुएशन पर। तो ध्यान दीजिएगा, बात हम लोग करना चाह रहे हैं, कंडीशन फॉर मूविंग अनडेविएटेड। यहाँ पर कंडीशन फॉर मूविंग अनडेविएटेड जो है, दो बातें हो सकती है। पहला कंडीशन, टोटल फोर्स ऑन चार्ज इज 0। टोटल फोर्स जो है वो 0 हो जाए। और दूसरा कंडीशन क्या है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी इज 0। अगर ये 0 है तो भी अनडेविएटेड चला जाए। दोनों के लिए एग्जांपल लिख देते हैं। इसमें पहला एग्जांपल, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और मैग्नेटिक फील्ड भी 0 है तो अनडेविएटेड चला जाए, कोई फोर्स ही नहीं है। दूसरा केस इसमें हो सकता है, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और वेलोसिटी पैरेलल हो जाए मैग्नेटिक फील्ड के, फिर फोर्स नहीं लगेगा। दोनों हालत में टोटल फोर्स 0 हो जाए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं और मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी के पैरेलल है तो 0 हो जाए। तीसरी बात हो सकती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल है, इस हालत में भी ये फोर्स 0, ये भी 0, फिर अनडेविएटेड चले जाए। तीसरी चीज के बाद एक फोर्थ पॉइंट आ जाता है कि फोर्स 0 हो जाए, ई की वैल्यू यदि माइनस वी क्रॉस बी के बराबर हो जाएगी तो भी टोटल फोर्स 0 हो जाए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो लगेगा नहीं, और वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड यदि पैरेलल है तो वी क्रॉस बी फिर 0 हो जाएगा, मतलब मैग्नेटिक फोर्स भी 0 हो जाएगा। सिंपल बात। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या फोर्स लगा, क्यू ई, तो यदि ई 0 है तो इलेक्ट्रिक फोर्स 0, और वी और बी पैरेलल है तो वी क्रॉस बी वो भी 0, तो मैग्नेटिक फोर्स भी 0। आप देख रहे हैं, दो ही बातें हो सकती है, या तो टोटल फोर्स 0 हो जाए या फोर्स और वेलोसिटी के बीच में एंगल 0। तो टोटल फोर्स इन चार केसेस में 0 हो सकता है। आई होप ये समझ में आ गया। तो चार्ज भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, लेकिन और वेलोसिटी भी है,
V is V, ऐसा हो जाएगा। अब देख लीजिए इसमें पहला केस क्या मिल सकता है, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है और मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, चार्ज पार्टिकल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग एक्सेलरेट होकर चला जाएगा। इसका जो मोशन होगा चार्ज पार्टिकल का, दैट विल मूव पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि पॉजिटिव है तो, और नेगेटिव है तो अपोजिट टू इलेक्ट्रिक। वो भी स्ट्रेट लाइन मोशन ही होगा, कर्व नहीं। दूसरा क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और वेलोसिटी पैरेलल है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, तो जिधर वेलोसिटी है उधर ही फोर्स लगेगा उसके ऊपर, तो पार्टिकल एक्सेलरेट होकर उसी डायरेक्शन में चला जाएगा, फिर डायरेक्शन चेंज नहीं होगा कि फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सेम डायरेक्शन में है तो फोर्स वेलोसिटी के पैरेलल, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेलोसिटी के पैरेलल, इलेक्ट्रिक फील्ड वेलोसिटी के पैरेलल, फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल, तो फोर्स भी वेलोसिटी के पैरेलल। तो जब फोर्स वेलोसिटी के पैरेलल तो फिर डेविएशन नहीं। समझ गए बात? और क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल हो जाए वेलोसिटी के और मैग्नेटिक फील्ड भी पैरेलल हो जाए वेलोसिटी के। यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल होकर के भी कोई फोर्स लगा नहीं पाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल को उधर ही एक्सेलरेट करती चलेगी। तो बेसिक जो कंडीशन है आपका वो यही है, ये समझ करके चले। दिस इज योर बेसिक कंडीशन। करंट डेविएटेड जाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होने के बाद भी यहाँ पर सेकंड का चार्ज डेविएट करने के लिए फोर्स और वेलोसिटी के बीच में कुछ एंगल होना चाहिए। अगर फोर्स है और वेलोसिटी के पैरेलल, इट विल चेंज ओनली स्पीड, वो सिर्फ स्पीड बदलेगा, डायरेक्शन नहीं। सेकंड की कंडीशन अभी समझ लीजिए, फिर आपका न्यूटन ला भी नहीं समझना है। कोई पार्टिकल अपना डायरेक्शन तभी चेंज करता है जब उसके ऊपर फोर्स उसकी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगे। अगर फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर नहीं है, सिर्फ पैरेलल है, तो वो फोर्स पार्टिकल का सिर्फ और सिर्फ स्पीड चेंज करता है, डायरेक्शन की। आप जितने भी इनक्लाइंड के लॉन्ग मोशन देखे होंगे, मोशन ही इनक्लाइंड के लॉन्ग हुआ, आप एक्सेलरेशन इनक्लाइन के लॉन्ग लेते, आप फोर्स का वो कंपोनेंट निकालते थे जो इनक्लाइन के लॉन्ग। क्यों निकालते थे? क्योंकि वो फोर्स जो है उस डायरेक्शन में लग रहा है, इट कैन चेंज इट्स स्पीड। समझ लीजिए इस बात। तो क्लियर हो गई बात। ए पार्ट में तो फोर्स लग ही नहीं रहा है, जब फोर्स लगेगा ही नहीं तो कौन उसका ना तो स्पीड चेंज होगा और ना डायरेक्शन चेंज होगा। इस पार्ट में तो फोर्स लग ही नहीं रहा। ए पार्ट में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगी किधर? इलेक्ट्रिक फील्ड के, चार्ज पॉजिटिव है तो। और मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं तो कोई फोर्स नहीं लगाएगा। फोर्स पैरेलल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल वेलोसिटी के, तो फोर्स भी पैरेलल किसके? वेलोसिटी के। जब फोर्स वेलोसिटी के पैरेलल है तो स्पीड बढ़ाएगा लेकिन डायरेक्शन नहीं बदलेगा, और जब तक डायरेक्शन नहीं बदलेगा डेविएशन नहीं होगा बेटा। याद रखिए इस बात को, डायरेक्शन वही फोर्स बदल सकता है जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, और मैग्नीट्यूड वही फोर्स बदलेगा जो वेलोसिटी के पैरेलल। यदि पैरेलल है तो स्पीड बढ़ाता है, और यदि अपोजिट है तो स्पीड कम करता है। बहुत बार बताया, एक बार और मैं बता दिया, याद रखिएगा।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब इसमें दो केसेस पॉपुलर होते हैं। एक केस हम लोग लेके चलते हैं इसके मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, दोनों है, दोनों मिल के चार्ज पार्टिकल पे कैसा इफेक्ट करते हैं। ये सब बिना डिफ्लेक्शन वाला था, सभी कुछ हो सकता है इसमें, होने को बहुत कुछ हो सकता है, पर आपसे सिर्फ दो बातें पूछी जाएंगी मैक्सिमम केस, तब जो टफेस्ट हो सकता है, नहीं तो इससे आसान मान लेंगे। अभी नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिए। अब यदि लिखा गया हो तो आगे बढ़े, बोलिए। राइट वाला पार्ट थोड़ा देर छोड़ देते हैं, जो नहीं लिखे होंगे वो भी लिख लेंगे। लेकिन अब केस आएगा when E is parallel to B and particle velocity is perpendicular to both, then electric field is parallel to magnetic field and velocity is perpendicular. And velocity is perpendicular to both. समझाते हैं सिचुएशन क्या बोल रहा है। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जे डायरेक्शन, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इधर जेड एक्सिस। आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ई नॉट और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर बी नॉट। चार्ज पार्टिकल का चार्ज क्यू मास है, लेकिन वेलोसिटी इधर वी नॉट एक्स एक्सिस। हो सकता है, बोलिए, हो सकता है। तो दो फोर्स आ गए, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर फोर्स लगाएगा, पैरेलल टू इटसेल्फ, ये डायरेक्शन लगाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगता है वो क्या लगता है, क्यू ई, क्यू पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड जे डायरेक्शन में, तो क्यू ई नॉट जे, ये फोर्स लगे, मानते हैं इस बात। तो ये फोर्स क्या करेगा, चार्ज पार्टिकल को ऊपर एक्सेलरेट करने का कोशिश करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक मोशन हो गया पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एक्सेलरेटेड। अब मैग्नेटिक फील्ड का रोल देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन, वेलोसिटी एक्स के अलावा फोर्स इधर लगे, मैग्नेटिक फील्ड के कारण यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करने का कोशिश करेगा इन अ प्लेन नॉर्मल टू मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड है जेड डायरेक्शन, सर्कुलर मोशन का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन में, तो सर्कुलर मोशन का प्लेन एक्स जेड। फिर से सुनिएगा, मुझे लगता है जरूरी है सुनना। यहाँ पर दो फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड भी वाई डायरेक्शन। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के रोल को देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल पे फोर्स एक्सर्ट करता है, जिसकी मैग्नीट्यूड क्यू ई। चार्ज पॉजिटिव है तो पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स भी एक्सर्ट करेगा। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट हो जाएंगे। तो पार्टिकल के पास एक मोशन वाई डायरेक्शन में आया ओनली बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात समझना है। अब आते हैं रोल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड भी जेड डायरेक्शन, पार्टिकल के पास वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन,
तो जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो लगेगा जेड डायरेक्शन में, और इस मैग्नेटिक फोर्स के कारण चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परस्यू करेगा एक ऐसे प्लेन में जो कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड गिवन सिनेरियो में वाई डायरेक्शन में है, तो सर्कुलर मोशन का जो प्लेन होगा वो एक्स जेड प्लेन होगा। अब अपने पार्टिकल के पास दो मोशन है, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन एक्स जेड प्लेन एंड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन along the y axis. So resultant motion will be helix with increasing pitch. Accelerated motion होने की वजह से क्या हो जाएगा, helix with increasing pitch. तो यहाँ पर जो सिचुएशन आ गया हेलिक्स वाले मोशन का वो ऐसा होगा, ये जो दूरी हुई ये अलग अलग पिच हो जाएगी, ये P1 ये P2। बात समझ गए? तो हम लोग ये पूरी स्टोरी को लिखेंगे। हम लोग यहाँ पर बात करते हैं बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल experience the force ये बात आ गई याद। इसके बाद लिख सकते हैं तो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल along y axis is uniformly accelerated motion। चार्ज पार्टिकल का मोशन y एक्सिस के लॉन्ग जो होगा वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यहाँ देख सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में 0 है, एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में निकल गया v/m। इसीलिए अगर vy का बात करेंगे vy निकल गया v/m इंटू एंड इस y का बात करें uy इंटू टी प्लस हाफ ay इंटू टी स्क्वायर। यहाँ से y कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। तो थोड़ा सा किसी भी टाइम t के बाद पार्टिकल के वेलोसिटी y डायरेक्शन में और y कोऑर्डिनेट इस ढंग से निकल जाए।
एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो पिच यूनिफॉर्म होगी, ये सवाल आया है। अगर एक्सेलरेटेड मोशन होता है तो मोशन नॉन यूनिफॉर्म होता है। ये जो लोग मुझसे काइनेमेटिक्स पढ़े होंगे ये जरूर जानते होंगे। इक्वल टाइम इंटरवल में चार्ज पार्टिकल अनइक्वल दूरी तय करते हैं और यह सब डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम इंटरवल में एपी में होते हैं। अगर यह 1 मिनट में या एक पिच के टाइम पीरियड में 1 मीटर है, उतना ही पिच के टाइम पीरियड में ये 3 मीटर होगा। ऐसा रेशियो आप निकाले होंगे। जो बच्चे काइनेमेटिक्स मुझसे पढ़, इतना इसमें तो कंफ्यूजन नहीं हो। एक्सेलरेटेड मोशन चाहे यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म, यदि एक्सेलरेशन है तो मोशन तो नॉन यूनिफॉर्म, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन होने का मतलब है कि इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस। और यदि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो ये इक्वल टाइम इंटरवल जो है उसमें तय किए गए डिस्प्लेसमेंट में रिलेशनशिप है, ये डिस्टेंस में भी रिलेशनशिप है, और ये सब इक्वल टाइम इंटरवल के डिस्टेंसेस जो है एक दूसरे से एपी में होते हैं, और उस एपी का कॉमन डिफरेंस एटी स्क्वायर होता है, जहाँ ए एक्सेलरेशन और टी टाइम जो आप चुने हैं। जैसे क्लास में कोई दिक्कत हो जाती है ना, कभी कभी सर के नेट नहीं चल रहा, आवाज नहीं आ रही, तो वो टाइम ही नोट कर लेना, इतनी से इतनी। हाँ, अच्छा ध्यान है ना, पता है ना। तो कॉपी हो गया सही बच्चों का? पता नहीं है। फिक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी के कारण आ रहा हूँ। ये आधी स्टोरी केवल इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या रोल था उतना ही एक्सप्लेन किए। केमिस्ट्री। राहुल अपना माइक ऑफ कर लीजिए। अभी सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का रोल एक्सप्लेन किए। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगेगा वो इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। इस वेलोसिटी को ये कुछ नहीं कर पाएगा, इस डायरेक्शन में एक एक्स्ट्रा वेलोसिटी ऐड कर देगा। समझे? जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, पार्टिकल को एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में वेलोसिटी देते हैं, जो वेलोसिटी उसको हॉरिजॉन्टली दे दिए, गिरते गिरते तक उसके पास वो रहती है। लेकिन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के कारण एक वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ती चली जाती है। अब एक पार्टिकल के पास दो वेलोसिटी, उसका जो रिजल्टेंट डायरेक्शन होगा वो रिजल्टेंट वेलोसिटी कहलाएगा। यही होगा। तो यहाँ पर भी आप समझिए सेम सिचुएशन है। ये जो वेलोसिटी है ये इसके पूरे मोशन में रह जाएगी, वाई के कारण जो आई वो इधर ऐड होती है। समझ आया? धीरे धीरे वो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे वक्त गुजरेगा वी वाई बड़ा होता चला जाएगा, वक्त गुजरता गया वी वाई बड़ा होता चला गया। इतना बात तो समझ गए होंगे। अब आ जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड के रोल पर। समझ गए बच्चों? मैं थोड़ा आराम से चलता हूँ, मेरा मानना है एक बार में बात समझ में आ जाए, आप इतना सुकून से बताइए, वही सबसे जल्दी है। पिच कैलकुलेट करें। आप बेचैन हो क्या? आगे क्यों जा रहे? 2 मिनट रुकिए, बेसब्रा आदमी ना बने, फिर मुंह जल जाएगा। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का रोल समझ गए। कम टू द रोल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। थोड़ा सा सब्र रखिए, सब निकलेगा। गिव मी सम टाइम, मैं निकाल दूंगा। हम लोग बात किए यहाँ तक अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का, बात है बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।
because of magnetic field, चार्ज पार्टिकल, ये जो वेलोसिटी है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, और जब वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, मैग्नेटिक फील्ड उसे सर्कुलर पाथ में घुमा देगा, एक ऐसे प्लेन में जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो। मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन में, उसके परपेंडिकुलर प्लेन एक्स जेड, इसीलिए चार्ज पार्टिकल जो है एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चलेगा। बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज पार्टिकल will move in a uniform circular path in xz plane। अब इस यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ का जो रेडियस होगा दैट विल बी एम वी नॉट बाई क्यू। रही बात टाइम पीरियड की, ये जो टाइम पीरियड होगा दैट विल बी 2 पाई एम बाई क्यू बी। मानते हैं इस बात को? बात करेंगे फर्स्ट पिच, पहले पिच की दूरी, क्योंकि एक्सेलरेटेड है यहाँ पर पहले फर्स्ट पिच से पहले यहाँ पर एक कहानी लिखेंगे। तो रिजल्टेंट मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, so resultant motion of charge particle, so the resultant motion of charge particle is helical। इसलिए चार्ज पार्टिकल का जो रिजल्टेंट मोशन है वो हेलिकल है, विथ इंक्रीजिंग पिच। पिच कैसा भाई? इंक्रीजिंग। अब यहाँ पर फर्स्ट पिच, सेकंड पिच, थर्ड पिच, ये सब निकाल के दिखाते हैं। यदि कॉपी हो गया हो तो आगे बढ़े, नहीं तो मैं रुक जाता हूँ। चलिए, कुछ बच्चे लिख लिए। डन, कई लोगों का डन आ गया, सभी लोग लिख लिए हैं। तो आइए हम लोग आते हैं पिच के। हाँ, ये इंक्रीजिंग पिच है, इसीलिए P1 P2 देखिए लिखा गया है। हाँ, पिच भी यहाँ पर एपी में होगा, बिल्कुल सही जा रहे हैं। उस एपी का फर्स्ट टर्म हाफ एटी स्क्वायर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, चूंकि यू वाई 0 है तो सिर्फ हाफ एटी स्क्वायर बचेगा, हाफ ए वाई टी स्क्वायर पूरा बात होगी, एंड कॉमन डिफरेंस विल बी एटी स्क्वायर। अब ये याद करने का जरूरत नहीं, मैं समझा भी देता हूँ। अब सभी लोग ध्यान देंगे तो आ जाएगा। सभी आदमी का बोलने का तरीका जो है सिमिलर नहीं, मतलब सबका एक ही। अब हम बात करते हैं पिच की। अगर पहला पिच निकालेंगे P1, दैट विल बी हाफ QE बाई M इंटू TS। यहाँ पर T जो है टाइम पीरियड हो, ये हाफ एटी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस कर लिए इन वन टाइम पीरियड। तो हम लोग फार्मूला क्या यूज किए हैं? फार्मूला यूज किए हैं SY इज इक्वल टू UI इंटू T प्लस हाफ AY इंटू T स्क्वायर। यहाँ स्मॉल t टाइम पीरियड का बराबर, UI 0, AY QE बाई M। So we are having this। बात समझ में आ गई? सेकंड पिच के बारे में बात करें,
second pitch will be displacement in time 2t minus displacement in time t. Displacement in time 2t will be ये क्या निकल के आ जाएगा देख लीजिए। यहां से कह सकते हैं P2 is 3P1। इसी तरह से आप थर्ड पिच निकालेंगे तो थर्ड पिच भी निकल जाएगा। P3 third pitch will be displacement in 3t minus displacement in 2t. ये 9t स्क्वायर माइनस हाफ 80 a की वैल्यू QE बाई m 2t t स्क्वायर है तो इट इज 4t। इसे 5P1 लिख सकते हैं। तो पहला पिच P1, दूसरा पिच 3P1, तीसरा पिच 5P1। तो ये सब एक एपी का पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है ना। वीडियो ब्लर है तो रुक जाता हूं। तो ये कहने का मतलब हुआ विथ इंक्रीजिंग पिच सही है। फिर ठीक है, किसी एक बच्चे का अगर दिक्कत है तो वो एग्जिट करके फिर से इंटर हो जाएगी। बाकी लोग क्लियर कह रहे हैं। बिल्कुल एक्सप्लेन कर देंगे बेटा। जैसे एक्सेलरेटेड मोशन हमेशा नॉन यूनिफॉर्म होता है, वह इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस तय करता है। तो पिच हो गया वन टाइम पीरियड कैपिटल टी में तय किया गया। एक टाइम पीरियड में ये डिस्टेंस P1 तय किए हमने, ये फार्मूला लगा दिया UT प्लस हाफ AT। वाई डायरेक्शन में U0 है इसलिए हाफ AT a QE बाई m है। ये निकल P2 मतलब T से 2T के बीच में दूरी। तो डिस्प्लेसमेंट इन 2T अलोंग y एक्सिस माइनस डिस्प्लेसमेंट इन T। तो 2T में जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें से T का डिस्प्लेसमेंट घटा देंगे तो पिच P2 निकल जाएगा। इसे फार्मूले में रख के घटा देंगे। इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट इन पिच 3T में जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें से 2T का डिस्प्लेसमेंट घटा देंगे तो केवल तीसरे T में जो डिस्प्लेसमेंट है वो निकल जाए। इस तरह से थर्ड पिच का निकलेगा। अब nth पिच का आप चाहते हैं तो nt टाइम इंटरवल में तय किया गया डिस्प्लेसमेंट में से n-1t टाइम इंटरवल में तय किया गया डिस्प्लेसमेंट अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो निकल जाएगा nth पिच। आई होप अब समझ आ गया होगा। एवरी एक्सेलरेटेड मोशन इज ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन, चाहे एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो। ये कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो गया होगा। यस, एवरी एक्सेलरेटेड मोशन इज ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इस पर यदि एक क्वेश्चन कर लें तो और क्लियरिटी आ जाएगी। क्या बोलते हैं? ठीक है। तो एक क्वेश्चन है इस पर, क्वेश्चन नंबर 90। A uniform electric and magnetic field strength E and V are respectively along y-axis. A particle with a specific charge Q by m leaves origin in a direction along x-axis with a velocity v naught. Find the coordinate yn of the particle when crosses nth time. ये बनाते हैं। सिचुएशन यही है जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया, इससे अलग सिचुएशन नहीं। आप सेम फिगर रख के क्वेश्चन नंबर 19 बना सकते हैं। लेकिन पूछे जाने वाली बात नेक्स्ट लेवल है। कहता है y
n coordinate of particle when it crosses nth time. तो इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में 0, एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में qe by m, और yth कोऑर्डिनेट को ये nth टाइम क्रॉस कर रहे हैं तो टाइम ऑफ मोशन nt। अपने को डिस्प्लेसमेंट चाहिए, हम ये फार्मूला लगाएंगे। डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन में y मान लीजिए ये 0, ये qe by 2m, t की वैल्यू nt स्क्वायर, n स्क्वायर t स्क्वायर। अब t की वैल्यू आप निकाले 2 pi m by q, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, ये y कोऑर्डिनेट निकल जाए। यहाँ पुट करते ये 4 pi स्क्वायर m स्क्वायर q स्क्वायर b स्क्वायर, कुछ चीजें कैंसिल होंगी, ये m से m कैंसिल, ये 2 q से q कैंसिल, बस अब नहीं कैंसिल हो रहा है। y कोऑर्डिनेट निकल के आ जाता, ऊपर में बच जाता 2 pi स्क्वायर m n स्क्वायर e डिवाइडेड बाय q b। दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। मतलब स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल जो है वो लाइट के स्पीड से काफी कम है, क्योंकि जब पार्टिकल का स्पीड लाइट के आसपास हो जाता है तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से इसके मास चेंज होना शुरू हो जाता है, वो वाली बात नहीं लेनी है। The angle between velocity of particle vector and particle and y-axis at the moment। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे b पार्ट में, by is equal to ui plus ay into t। ये तो 0 है, ये qe by m into 10t, ये vy ये m कैंसिल हो। अब पार्टिकल को देखते हैं, इस पार्टिकल के पास x डायरेक्शन में वेलोसिटी v नॉट, y डायरेक्शन में वेलोसिटी v वाई, तो ये रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी, ये एंगल थीटा पूछा गया आपसे। तो अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू v नॉट बाई वी वाई। ये फिगर हटा दो, फिगर तो सबके पास होगा, ये फिगर हटा दो, ये फिगर केवल हटा दो। यहाँ ध्यान देंगे तो tan थीटा की वैल्यू निकल जाए, ये v नॉट, वी वाई की वैल्यू आ गई 2 पाई n क्यू ई, ये q से q भी कट जाए, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई n 2 पाई n e, और ऊपर में आ जाएगा मैग्नेटिक, तो थीटा इज tan इनवर्स v नॉट v अपॉन 2 पाई n e।
ओके, ये समझ में आ गया। अगला केस एक बनेगा जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर हो और चार्ज पार्टिकल जो है वो रेस्ट पे है। उसे हम लोग कैसे हैंडल करेंगे ये देखने का। इस केस में मोशन जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है और जो चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस पर मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो इफेक्ट है, दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। कभी वो दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट भी हो सकता है। लिख लिए बच्चों? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सिचुएशन हो गया आपका चार्ज पार्टिकल को लेकर। सर टाइम हो गया है। टाइम हो गया है। आज के क्लास में हम दो क्वेश्चन डिस्कस किए। एक है क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19। दूसरा डिफरेंट केसेस डिस्कस किए मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड को लेकर। लोरेंज फोर्स हम लोग पढ़ाई किए यहाँ पर। एच.सी. वर्मा में होमवर्क आपको चाहिए। वेरी गुड। ये पेज नंबर 32 में आप आ सकते हैं। इसके क्वेश्चन नंबर आप 41, 42, 43 और 44 ये कर सकते हैं। ओके, पेज नंबर 232, पेज नंबर 232, क्वेश्चन नंबर 41, 42, 43, 44, 45 भी आप कर सकते हैं। यहां तक समझ आ गया सभी बच्चों? क्लियर हो गया? चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में।